नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेट 1 को करेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 20 एमसीक्यूज हैं। और इन 20 एमसीक्यूज में आपको करना क्या है, तो आपको सिर्फ ये बताना है जो भी इटैलिसाइज्ड आपका वर्ड है उसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। और आपसे एक आग्रह रहेगा कि आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक खुद से अर्जित किए हैं। इस सेशन में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे, साथ ही साथ इनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि विभिन्न परीक्षाओं में जो इससे प्रश्न पूछे जाते हैं आप उनको आसानी से डील कर सकें और बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना देर के हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है ही क्विकली फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब इस सेंटेंस में जो ये वर्ड क्विकली प्रयुक्त हुआ है, इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। अब देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। जैसे हमारा शरीर है और इस शरीर के हर अंग का अलग कार्य है, उसी तरह से देखेंगे जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, और उन वर्ड्स का जो रोल है ना, वो डिटरमिन करता है कि किस तरह का पार्ट ऑफ स्पीच है वो। और हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है, और उनको हम नाम से जानते हैं। किन किन? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन से। और ये सारे के सारे वर्ड जो है ना, इनका पूरा का पूरा जो रोल होता है डिपेंड करता है कि वाक्य में किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अब जैसे हम एक वर्ड देखेंगे, प्ले। प्ले हमारा नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, और यह निर्धारित कौन करता है, तो वाक्य में इसका प्रयोग। क्लियर है? तो इस बात का आप खासा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्विकली जो है ना, ये तरीका बता रहा है कि किस तरीके से एक्शन को परफॉर्म किया गया। और एक्शन हमारा क्या? फिनिश्ड, जो कि हमारा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। क्लियर है? और एक्शन के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज गोइंग टू बी योर एडवर्ब। क्लियर है? इसका क्या हो जाएगा पार्ट ऑफ स्पीच? एडवर्ब, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसी तरह से नेक्स्ट को देखेंगे। कहता है सी हैज ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हरसेल्फ। अब देखेंगे कि यहां पे आपसे पूछा गया कि कॉन्फिडेंस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब देखिए, ये हमारा ग्रेट है जो कि एक एडजेक्टिव है, और हम जानते हैं कि एडजेक्टिव का वाक्य में प्रयोग दो रूपों में होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिवली और एक होता है प्रेडिकेटिवली। एट्रीब्यूटिवली का अर्थ है कि जो हमारा एडजेक्टिव है, जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, वह उसके ठीक बाद प्रयुक्त होगा। ठीक है ना? आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रेट जो हमारा है, इसका प्रयोग एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली, प्रेडिकेट वाले फॉर्म में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी कार्य करता है, जहां देखेंगे कि उसके आगे नाउन नहीं आएगा। अर्थात देखेंगे कि ग्रेट जो है ये एक एडजेक्टिव है, ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो ये प्रयुक्त हो रहा है कॉन्फिडेंस के लिए। और कॉन्फिडेंस हमारा क्या होगा? नाउन होगा। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा? तो नाउन को। अर्थात इसके आगे हम नाउन का प्रयोग देखेंगे, जो कि हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई कजन। अब यहां आपसे पूछ लिया गया है कि हु का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि हु का प्रयोग हम एक प्रोनाउन के रूप में करते हैं। प्रोनाउन में देखेंगे कि इसका प्रयोग हम एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं, और हम साथ ही साथ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी करते हैं। और जब हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, तो देखेंगे ये अपने से ठीक पहले प्रयुक्त होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग कार्य करता है। अब देखेंगे कि इसका अपना कोई नंबर, पर्सन, जेंडर नहीं होता है। इसका जो एंटीसीडेंट होता है, इसके ठीक जो पहले आने वाला है ना, वो निर्धारित करता है। अब ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? बॉय। बॉय हमारा क्या है? नाउन। और नाउन के बदले जो प्रयुक्त होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, और ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन एक कंजंक्शन का भी कार्य करता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर है? अर्थात इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है दे विल लीव टुमारो। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि टुमारो का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर आप गौर से देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये टाइम शो कर रहा है। ठीक है ना? किस चीज की बात कर रहा है? टाइम की। और टाइम किस चीज के बारे में बता रहा है? तो जाने के बारे में बता रहा है। ये हमारा एक्शन है, और एक्शन के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे, दैट इज गोइंग टू बी योर एडवर्ब। और ये कैसा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब आपसे पूछ लिया गया है कि बेस्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है।
आप सबको पता है गुड, बेटर, बेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। अब यहां आपसे पूछ लिया गया है कि भैया कैन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब यहां थोड़ा सा डिटेल पूछ लिया गया है, सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच की बात नहीं की गई है, बल्कि पार्ट ऑफ स्पीच में भी ये किस टाइप का है उस चीज की बात कर ली गई है। तो कैन हम सब जानते हैं कि इट इज वन ऑफ द मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स का कार्य होता है कि मोडेलिटी बताना, मतलब डूअर के इंटेंशन की बात करना, कि डूअर अपने एक्शन में क्या दर्शाना चाह रहा है। ये कार्य है किसका? मॉडल वर्ब का। और मॉडल वर्ब की विशेषता आपको पता ही होगा कि भैया इसके बाद हम बेयर इंफिनिटिव वर्ब के बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं विदाउट टू। क्लियर है? ये सारी चीजों को भी आप जोड़ते चलेंगे ताकि आप जब एडवांस लेवल में जाएंगे ना तो वहां ये छोटी छोटी समस्याएं आपके सामने ना आए। अर्थात क्या होगा? मेन वर्ब नहीं होता है, ये हमारा ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, और ऑक्सिलियरी वर्ब में भी स्पेसिफाइड कर दिया गया है तो ये मॉडल वर्ब हो जाएगा। आप इन दोनों का चयन कर सकते हैं, लेकिन कैन जो है स्पेसिफिकली क्या है? मॉडल वर्ब है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब आप यहां कहेंगे कि सर ये तो ऑक्सिलियरी वर्ब है। ऑब्वियसली ऑक्सिलियरी वर्ब है। ऑक्सिलियरी वर्ब में भी देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब और एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। तो ये स्पेसिफाई कौन कर रहा है? तो मॉडल वर्ब, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है द टीचर गेव अस सम होमवर्क। अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि सम का प्रयोग किस रूप में किया गया है? एडजेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, डिटर्मिनर के रूप में, या कंजंक्शन के रूप में। यहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि देखिए एक एडजेक्टिव के भी रूप में कार्य करता है सम, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और ये डिटर्मिनर के रूप में भी कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। डिटर्मिनर भी एक तरह की कैटेगरी है जो कि फॉल करता है किसमें? एडजेक्टिव में। लेकिन डिटर्मिनर क्या होता है कि ये स्पेसिफिकली नाउन को प्रिसीड करता है, नाउन के ठीक पहले आता है, नाउन के ठीक पहले आकर के उसको स्पेसिफाई करता है कि भैया उसकी संख्या क्या है, उसकी मात्रा क्या है, वो डिफिनिट है, इंडिफिनिट है, इन चीजों की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है, ठीक है ना। जिस कारण से मैं कहूंगा आपको इस तरह की सिचुएशन में आप इसका चयन करें, क्योंकि ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इज ए काइंड ऑफ डिटर्मिनर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको। इस तरह से अगर स्पेसिफिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछा जाए तब तो भैया एडजेक्टिव होंगे, क्योंकि हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। हालांकि मॉडर्न ग्रामर में आप देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच की संख्या कहीं कहीं 9 दे रखी होती है, जहां पे देखेंगे आपको डिटर्मिनर मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। कार्य के आधार पर करेंगे तो डिटर्मिनर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर करेंगे तो एडजेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है ही सैट बिसाइड मी इन द क्लास। वह मेरे बगल में बैठा। कहां पे? तो क्लास में। क्लियर है? अब पूछ रहा है आपसे कि भैया बिसाइड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, ठीक है ना। अब देखेंगे कि बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बाय द साइड ऑफ। ये हमारा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, उसके शॉर्ट फॉर्म के रूप में बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे कि ये हमारा एक प्रीपोजिशन के रूप में कार्य करता है। कंजंक्शन की जब बात आएगी तो कंजंक्शन देखेंगे, यहाँ पे वर्ब है हमारा तो यहाँ पे भी वर्ब आना चाहिए, खत्म है। अगर ये हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो उसके लिए तो एक आपको क्या होना चाहिए? सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, जो कि नहीं है। प्रीपोजिशन की क्वालिटी होती है किसके आगे? हम ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। और एडवर्ब कैसे हो गया? ये कहीं ना कहीं किसी भी रूप में ये इस वर्ब की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करता, ये वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। क्लियर है? और इंटरजेक्शन जैसे वर्ड्स होते हैं उनमें हम दर्शाते हैं अपने सडन फीलिंग्स को, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को। क्लियर है? जो कि ये भी नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। अब आपसे पूछा गया है कि द का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है आपका? तो हम जानते हैं कि द जो है ना ये एक प्रकार का आर्टिकल है। आर्टिकल की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं ए एन या द होता है। क्लियर है? अब ये बेसिकली होते क्या है? ये भी एक प्रकार के आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि सर कैसे? एडजेक्टिव में तो हम इनको कहीं देखते नहीं है। अब देखिए वन जो है ना हमारा, वन का शॉर्ट फॉर्म होता है ए या एन, शॉर्ट एंड फॉर्म होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और वहीं पे देखेंगे कि दिस
दैट, दीज और दोज, इनके शॉर्ट फॉर्म के रूप में हम क्या करते हैं, इनके वीक फॉर्म के रूप में हम द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? तो हम देखेंगे कि टेक्निकली ये कहां पे फॉल करते हैं, एडजेक्टिव की श्रेणी में, जिस कारण से हम ऑप्शन नंबर डी का चयन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, वह बहुत खूबसूरती से गाती है। ठीक है ना? अब यहां आपसे पूछ रहा है कि ब्यूटीफुली का क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ब्यूटीफुली किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो सिंग को। यह तरीका बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में कार्य करता है कि हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कि किस तरह से आप किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और जैसे एडवर्ब हो गया तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो गया। क्लियर है? आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है आई मेट हिम आफ्टर द मीटिंग। यहां पर देखेंगे कि आफ्टर जो है ना हमारा, वो एक प्रीपोजिशन के रूप में कार्य कर रहा है। कैसे? तो ये कहीं ना कहीं इस मीटिंग का संबंध बता रहा है, किससे, मीट से। मतलब मैं उससे मिला, किस चीज के बाद मिला, मीटिंग के बाद मिला। ठीक है ना? अब देखेंगे कि यहां इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए या प्रोनाउन आना चाहिए। तो मीटिंग हमारा क्या है, एक नाउन के रूप में कार्य करने वाला हमारा वर्ब का चौथा रूप है, जिसे हम जिरन बोलते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। अब देखेंगे कि आफ्टर का प्रयोग हम एक कंजंक्शन के रूप में भी करते हैं, लेकिन जब ये कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा तो आगे क्लॉज लेगा, और क्लॉज के लिए आपके पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? या ये नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो वर्ब अपना रूप परिवर्तन करता हो टेंस के अकॉर्डिंग, या अपने सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अर्थात ये भी नहीं है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर अब जो है बी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, वह मेरे बेहतरीन दोस्तों में से एक है। अब आपसे पूछ लिया गया है वन का पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखिए वन जो है ना हमारा एक न्यूमरल है, इसके आगे अगर नाउन आ रहा है तब तो ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल में हम काउंटिंग के नंबर की बात करते हैं, और ऑर्डिनल में हम ऑर्डर मतलब क्रम, सीक्वेंस की बात करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, इन सबों की हम बात करते हैं। क्लियर है? अब ये देखिएगा वन जो है ना हमारा, इसके आगे कोई नाउन है क्या, नहीं है, अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे, तो वन तो एक तो संख्या बता रहा, और एक वन होता है हमारा जब आप अस्पष्टता की बात करते हैं। ठीक है ना? उस संदर्भ में क्या हो जाता है हमारा, इंडिफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। क्लियर है? जैसे समवन, समवन, नो वन, नोबडी, ये ध्यान रखना है आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब आपसे पूछ लिया गया है कि व्हाट का क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। अब देखेंगे कि यहां पर व्हाट जो है ना, इसके आगे क्या आ रहा है, सीन आ रहा है। अब देखेंगे कि यहां पे हम देखेंगे कि व्हाट का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। ठीक है ना? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के रूप में, जहां पे आप एक्सक्लेमेशन की बात करते हैं। और इस स्थिति में अगर इसके आगे हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आवे तो यहां पे देखेंगे कि व्हाट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है? अर्थात यहां क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एडजेक्टिव को रेफर करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी वॉज टायर्ड बट हैप्पी। अब यहां पूछ रहा है कि बट का मतलब क्या है। अब देखेंगे कि सी वॉज टायर्ड, टायर्ड हमारा क्या है, ये एडजेक्टिव है, चूंकि ये क्वालिफाई कर रहा है सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो होता है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला होता है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर है? और देख रहे हैं कि ये भी हमारा एडजेक्टिव है, अर्थात इन दोनों के जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो समान है, और ये इन दोनों के बीच कॉन्ट्रास्ट को शो कर रहा है। और कॉन्ट्रास्ट को शो करने वाला जो हमारा होता है, ये भी हमारा एक प्रकार का कंजंक्शन होता है। आप देखेंगे कि जो हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। तो उसमें से एडवर्जेटिव कंजंक्शन के रूप में इनका हम प्रयोग करते हैं, जो कि एडवर्स सिचुएशन की बात करता है, कॉन्ट्रास्ट की बात करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द ग्लास इज फुल। अब यहां बात कर रहे हैं आप फुल की। फुल क्या होता है, भरा हुआ। अब भरा हुआ क्या है, तो ग्लास। ग्लास क्या है, नाउन है, और आप नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं
कि हमारा ग्लास कैसा है, कितना है, उसमें क्या चीज है, नहीं। तो ये हमारा कार्य कौन करता है, एक एडजेक्टिव। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है एवरीवन लव्स हिम। अब आपको बताना है कि एवरीवन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अभी जस्ट मैंने कुछ समय पहले बोला था, अगर आप थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो आप आसानी से कहेंगे सर दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, वन बॉडी थिंग से अंत होने वाले जितने भी शब्द है हमारे, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, ये सारे वर्ड्स जो है ना हमारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जांपल्स हैं। और ये किस में आ जाएंगे, प्रोनाउन में आ जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही स्पोक द ट्रूथ बोल्डली। उसने क्या बोला, सत्य बोला। ठीक है ना, बोला। और कैसे बोला, तो ये बोलना कह रहा है निर्भीकता से। मतलब आपको नहीं लग रहा है कि बोलने के तरीके को ये बता रहा है कि हाउ एन एक्शन वाज परफॉर्म्ड। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में कार्य करेगा, जो कि एक एडवर्ब का टाइप है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। वह किस चीज की शौकीन है, तो फॉन्ड है म्यूजिक की। अब देखेंगे कि फॉन्ड जो हमारा होता है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे बच्चे इसको समझ लेते हैं नाउन। ये हमारा एक एडजेक्टिव है और इसका जो नाउन बनता है दैट इज फॉन्डनेस। ये तो पता ही होगा, नेस से अंत होने वाला, TION से अंत होने वाली, ये सब क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड कीप ऑलवेज इन योर माइंड। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर यहां पे देखेंगे गलती है हमारे ऑप्शन में। यहां पे आर्टिकल को हटा करके आपको क्या रखना होगा, एक एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। ये टाइपिंग एरर है, सॉरी फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की ओर कहता है प्लीज लिसन केयरफुली। अब आपसे पूछा गया है कि भैया लिसन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। मैं बोल रहा हूं पार्ट ऑफ स्पीच, तो ध्यान रहे पार्ट ऑफ स्पीच में किसी एक की बात कर रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप सबों की बात करते हैं। ठीक है ना? तो लिसन का मतलब होता है सुनना। मतलब कहीं ना कहीं ये एक्शन को रेफर करता है और एक्शन को रेफर करने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन। कहता है अलाश ही हैज लॉस्ट हिज वॉलेट। अब क्या है, यहां पे पूछा गया है कि अलास का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। अब इसका मतलब है क्या, कि जब आप किसी के प्रति दुख व्यक्त करते हो, कोई ऐसी घटना जिसको आप सुनने के बाद आपके मन में एक दुख का भाव उमड़ आता है, तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इंटरजेक्शंस होते क्या है, तो इंटरजेक्शंस हमारे वे वर्ड्स होते हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब जिनको हम चाह के भी रोक नहीं पाते हैं, अनायास से वह निकल जाता है, सडन फीलिंग है, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह के जो वर्ड्स जो अपने आप निकलते हैं, चाहे वो सुख के क्षण को व्यक्त करने के लिए, या दुख के भाव को व्यक्त करने के लिए, या आश्चर्य का बोध कराने के लिए, ठीक है ना, तो इस तरह के जो हमारे शब्द होते हैं उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। अगर लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके उत्साहवर्धन कीजिए और अपनी सफलता को जितनी जल्द हो और पूरा कीजिए, अपनी मेहनत में और प्रगाढ़ता लाइए। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।